हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ फन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के अंदर एक पेपर है C9 कोर्स 9 का असेसमेंट फॉर लर्निंग आकलन और अधिगम, इसके बारे में यूनिट 2 में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी दिया हुआ था। पिछली वीडियो में हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी पे डिस्कशन किया था। बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 ईस्वी में जो टैक्सोनॉमी दिया, जिसमें 3 पक्ष बताए थे उन्होंने मूल्यांकन के, शैक्षिक मूल्यांकन के, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष। तो दोस्तों, इस तीनों पक्षों में जो बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा दिया गया था, उन्हीं के शिष्य द्वारा, जिनका नाम एंडरसन और क्रेथवोहन है, उन्होंने 2001 ईस्वी में संज्ञानात्मक पक्ष के ऊपर कुछ बदलाव किए वर्तमान आवश्यकता एवं उद्देश्य को देखते हुए। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस टॉपिक को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए, इस टॉपिक का नाम शैक्षिक उद्देश्य के पुनः निरीक्षित संशोधित वर्गीकरण 2001 या रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी 2001 या उद्देश्यों का संशोधित वर्गीकरण का वर्णन या संज्ञानात्मक पक्ष में बदलाव की चर्चा 2001 के अनुसार या ब्लूम टैक्सोनॉमी जो दिया गया था उसका रिवाइज फॉर्म का विवेचना। इस सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा और उस उत्तर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिट 2 में C9 कोर्स में जो यूनिट 2 है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी। प्रश्न इस तरह से पूछता है कि शैक्षिक उद्देश्य का पुनः निरीक्षित संशोधित वर्गीकरण करें या उद्देश्यों का संशोधित वर्गीकरण ब्रैकेट में दे देगा 2001 करें। तो ये है क्या, इसको हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका हम परिचय दे देते हैं। 1956 ईस्वी में बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा जो एक शैक्षिक उद्देश्य दिया गया था, शैक्षिक उद्देश्य का मूल्यांकन जो 3 पक्षों में दिया गया था, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष, इन्हीं के शिष्य ने, बेंजामिन एस ब्लूम के शिष्य ने, जिनका नाम क्रेथवोहन और एंडरसन था, इन्होंने 2001 ईस्वी में कुछ बदलाव किए इसमें, जो टैक्सोनॉमी उनके द्वारा दिया गया, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाए वो आप तक पहुँचे, और लाइक और शेयर भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी है, शॉर्ट फॉर्म में हम जानेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ना, रिवाइज फॉर्म में जो था उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, पहले लिखा हुआ है पुनः निरीक्षित शैक्षिक उद्देश्यों पर 2001 पर एक टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो उत्तर में हम सबसे पहले जानते हैं, आप लोग प्रस्तावना लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें बालक की रुचि आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया जाता है। दोस्तों, ये जो हम अभी 2 लाइन बताए हैं, हम जानते हैं कि वर्तमान समय बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, ये जो है मास्टर लाइन है। किसी भी प्रश्न के उत्तर में आप इस लाइन से आप उसका उत्तर शुरू कर सकते हैं, मास्टर लाइन जिसको कहते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली ही चल रही है, जिसमें बालक का रुचि आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसको शिक्षा दिया जाता है। चलिए आगे लिखा हुआ है, 1956 ईस्वी में बेंजामिन एस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में जो 3 पक्ष का वर्गीकरण किए थे, उसी में एक पक्ष को संशोधित किया गया एंडरसन और क्रेथवोहन के द्वारा। उसके बारे में हमको इसमें जानना है। चलिए आगे लिखा हुआ है, उसके बाद एंडरसन एवं क्रेथवोहन ने 2001 ईस्वी में वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए और ब्लूम के वर्गीकरण की कमियों को दूर करने के लिए उद्देश्यों की संशोधित वर्गीकरण दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, पुनः निरीक्षित शैक्षिक उद्देश्य या रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी। फिर आगे लिखा है, एंडरसन एवं क्रेथवोहन ने अपनी पुस्तक ए टैक्सोनॉमी फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड असेसिंग में एक संप्रत्यय दिया, जिसके उन्होंने क्या कहा,
जो रिवाइज किए उसको उन्होंने कहा ए रिवीजन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यही नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे? ए रिवीजन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फिर आगे लिखा है, हम जानते हैं कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 आयामों में बांटे थे, जो कि हम पहले बता दिए थे आप लोग को, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। ये पिछला वीडियो में हमने बता दिया था। तो 3 पक्ष में सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष में बदलाव हुआ है जो 2001 में हुआ, और इनका बदलाव कौन कौन मिलके किए थे? तो बेंजामिन एस ब्लूम, कैसिस एंडरसन और क्रेथवोन ने 2001 में किए। चलिए आगे जानते हैं, जिसके अंतर्गत ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्षों बेंजामिन एस ब्लूम ने 6 वर्गों में बांटे थे। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों को 6-6 भागों में बांटा गया था। तीनों पक्षों को 6-6 भागों में बांटा गया था। तो सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष जो है हमारा, सिर्फ ये जो संज्ञानात्मक पक्ष जो दिया हुआ है, ये जो संज्ञानात्मक पक्ष है, इसी को बदल के एंडरसन और क्रेथवोहन जो थे इसी में बदलाव किए थे। बाकी जो है भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये बराबर सेम हो गया। ठीक है, अब जानेंगे संज्ञानात्मक पक्ष में 6 भाग थे, मतलब 6 वर्ग थे। कौन कौन वर्ग थे? जिसके अंतर्गत ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष को बेंजामिन एस ब्लूम ने 6 वर्गों में बांटा था। कौन कौन सा था? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान जो है निम्नतम स्तर था और मूल्यांकन उच्चतम स्तर था, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा है, इसके अंतर्गत जब उद्देश्यों का संशोधित वर्गीकरण 2001 में आया तो ब्लूम के द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक क्षेत्र के वर्गीकरण में बदलाव किया गया। अभी हम बताएं आपको। फिर आगे एवं भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष पहले जैसा ही रखा गया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। अभी हम बता दिए हैं कि 3 पक्ष जो था संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, इसमें संज्ञानात्मक पक्ष में बदलाव किया गया, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष को उसी तरह छोड़ दिया गया, उपयोगी था। आगे लिखा है, और संज्ञानात्मक क्षेत्र के वर्गीकरण में बदलाव के रूप में संज्ञा यानी नाउन जो था उसके स्थान पर वर्ब यानी क्रिया का फॉर्म का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? क्रेथवोहन और एंडरसन के द्वारा। कब किया गया? 2001 ईस्वी में किया गया। सबसे पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी कब बना? तो 1956 ईस्वी में बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा दिया गया। इसका संशोधन कब किया गया? 2001 ईस्वी में। किसके द्वारा? एंडरसन और क्रेथवोहन के द्वारा। ये 3-4 चीज याद रहेगा ना, तो आप इसको पूरा लिख दीजिएगा। फिर आगे लिखा है, बेंजामिन एस ब्लूम 1956 के द्वारा दिया गया जो टैक्सोनॉमी था उसको एंडरसन एवं क्रेथवोहन ने निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत किए। जो एंडरसन और क्रेथवोहन थे वो कौन कौन तरीका से प्रस्तुत किए? देखिए, आपको हम बताए हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है, ब्लूम टैक्सोनॉमी मौलिक वर्गीकरण मतलब मूल रूप जो उनका था सो, और इधर है एंडरसन एवं क्रेथवोहन संशोधित वर्गीकरण। यानी संशोधित वर्गीकरण कहने का क्या मतलब? ये जो 2001 ईस्वी में बदलाव के साथ आया सो, और ये है 1956 का। ठीक है, और ये कब का है? 2001 का। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। देखिए, मौलिक वर्गीकरण यानी मूल रूप जो था उसमें निम्न स्तर में क्या था? ज्ञान था। उसके उच्च स्तर में बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन था, उच्चतम स्तर, जो 1956 में आया और नाउन के फॉर्म में था। और एंडरसन और क्रेथवोहन ने जो दिया 2001 ईस्वी में दिया वर्ब के फॉर्म में, उसमें था स्मरण शक्ति, स्मरण करना, अवबोध करना, फिर अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, सृजन करना। दोस्तों, अवबोध में यहाँ पर छूट गया है, ये करना लिख लीजिएगा। अवबोध में करना, अवबोध करना, ये यहाँ पर होगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अवबोध करना। अब आगे जानेंगे 2001 के संशोधित वर्गीकरण का अर्थ। जैसे पिछली वीडियो में हमने तो बात कर ली थी कि ये जो 1956 में जो ये दिया गया है, तो इसके जितने 6 बिंदु है इसको हमने चर्चा किया था विस्तृत रूप से। और ये जो बदल के, ये नाउन फॉर्म है, ये जो बदल के इधर वर्ब फॉर्म में आया, तो इस वर्ब फॉर्म में आने के बाद इसमें इसका जो मीनिंग है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे 2001 के संशोधित वर्गीकरण का अर्थ। पहला जो था मौलिक वर्गीकरण जो 1956 में आया था, उसको 2001 में बदल के ज्ञान को क्या किया गया?
स्मरण किया गया। बोध को क्या किया गया, अनुप्रयोग। अवबोध किया गया। प्रयोग को अनुप्रयोग, विश्लेषण को विश्लेषण करना, संश्लेषण को मूल्यांकन किया गया और मूल्यांकन को सृजन यानी क्रिएटिविटी, कुछ नया जनरेट करना, उत्पादन करना, सृजन करना। ठीक है, अब हम जानेंगे इसको। देखिए, प्रत्यास्मरण का मतलब क्या होता है। प्रत्यास्मरण, स्मरण मतलब मेमोरी, याद करना, यही ना होता है। तो स्मरण जब हो जाएगा तो क्या, पहचानना और प्रत्याभिज्ञान, ये हो जाएगा। ये क्रेथवोहन और किसके द्वारा दिया गया, एंडरसन के द्वारा 2001 में। फिर है अवबोध करना। अवबोध मतलब, बोध मतलब क्या, अपने संज्ञान में ले लेना। जब बच्चा संज्ञान में ले लेगा तो क्या करेगा, व्याख्या कर सकता है, उदाहरण दे सकता है, वर्गीकृत कर सकता है, सारांश लिख सकता है, निष्कर्ष निकाल सकता है, तुलना कर सकता है। तो इस चीज को, अवबोध करना को इतना चीज में इन्होंने प्रस्तुत किया समझाने के लिए। फिर आगे आते हैं हम, अनुप्रयोग करना। अनुप्रयोग करना का मतलब क्या, क्रियान्वित करना, अमल करना। मतलब कोई भी चीज हम पहले याद रहेगा बच्चा को, उसके बाद वो अवबोध में लाएगा, मतलब संज्ञान में ले आएगा। उसके बाद क्या करेगा, उसको प्रयोग करेगा। प्रयोग कैसे करेगा, मान लीजिए कि बच्चा को हम जोड़ सिखा दिए, जोड़ सिखा दिए तो पहले दो दो जोड़ने से या तीन तीन जोड़ने से क्या होगा, उसको पहले पहचानेगा अक्षर को, फिर वो अवबोध में लाएगा और उसके अपने दिमाग में उतारेगा। ठीक है, कि जोड़ कैसे जाए। फिर उसको प्रयोग करेगा, अनुप्रयोग करेगा। मतलब जैसे मान लीजिए वो जोड़ सीख गया, उसको हम बाजार में दुकान भेजे कोई सामान लाने के लिए, कुरकुरे या कुछ भी लाने के लिए हम उसको भेजे, तो 2 सामान लेके आएगा तो जोड़ लेगा ना कि हाँ सही 5 रुपया का है, 3 रुपया का है तो 8 रुपया हो गया। तो वही हो गया अनुप्रयोग करना। जब अवबोध में आ गया उसको जोड़, तो उसको उसके बाद वो क्या किया, उसका अनुप्रयोग कर लिया। ठीक है, अमल कर लिया उस पर। फिर आगे है आपका विश्लेषण करना। तो ये विश्लेषण करने का मतलब क्या हुआ, भेद करना, संगठित करना, आरोपित करना। मतलब उसको उसमें भेद कर लिया। जैसे जोड़ क्या होता है, जोड़ के बाद घटाव है, गुना है, भाग है, तो सब अलग अलग है, तो उसमें भेद करना। अब मान लीजिए कि उसको हम 100 रुपया दिए हैं, 50 रुपया का सामान लाएगा, तो 50 रुपया जो बचेगा उसको तो उसमें से घटाएगा, या 60 रुपया का सामान लाएगा तो जो बचेगा 100 में से वो घटाएगा, उसको जोड़ देगा तो आएगा, नहीं आएगा। तो जब समझ जाएगा बच्चा, याद कर लेगा, बोध हो जाएगा, उसको अपने प्रयोग में लाने लगेगा, तब उसको समझेगा, तब उसको क्या करेगा, ऐसा उसमें विभेद करना सीखेगा, अंतर ढूंढना सीखेगा। यही होता है विश्लेषण करना। फिर है मूल्यांकन करना। जब सब चीज जान जाएगा तो उसके बाद जांच करेगा, उसका समीक्षा करेगा। यही है मूल्यांकन करना। सृजन मतलब उत्पत्ति करना होता है, निर्माण करना, नियोजन करना, नया चीज को क्रिएट करना। अब ये जो 6 पॉइंट था, इस 6 पॉइंट को हम बारी बारी से एक एक करके समझेंगे। जो 1956 में जो ब्लूम दिए थे, उसके जगह पर जो 2001 में एंडरसन और क्रेथवोहन ने जो बदलाव किया, तो उस बदलाव में इस 6 पॉइंट को जो उन्होंने, ये जो 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट को उन्होंने जो नया रूप दिया, ये नया रूप दिया। इस नया रूप के बारे में हम डिटेल में अब जानेंगे कि क्या क्या उन्होंने कहा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे है। 1 नंबर में आता है आपका स्मरण करना, यानी रिमेम्बरिंग। प्राप्त किए गए, लिखा है, प्राप्त किए गए ज्ञान को अधिक समय तक अपनी माइंड में यानी बुद्धि में संचित रख पाना, समय आने पर उसको पुनः स्मरण यानी रिकॉल कर पाना स्मरण शक्ति का गुण है। स्मरण मतलब हम लोग जानते हैं, स्मरण का मतलब क्या होता है, याद करना। तो याद करना अपनी बुद्धि के हिसाब से ना उसको याद करेंगे। मान लीजिए किसी का बुद्धि तेज है तो उसको ज़्यादा याद होगा, किसी का बुद्धि मंद बुद्धि है तो उसको कम याद होगा। बुद्धि में बताना IQ लेवल क्या होता है, उसके अनुसार सबका माइंड मेमोरी पावर होता है। फिर दूसरा है समझना। समझना को अंग्रेजी में अंडरस्टैंडिंग कहा गया है। जैसे प्राप्त किया गया ज्ञान का उपयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, यह किसी व्यक्ति के लिए तभी संभव है जो वह प्राप्त किए गए ज्ञान को सही तरीके से समझ जाए। जैसे अब हम समझेंगे, देखिए कोई भी चीज हम सीख गए हैं, क्रिकेट खेलना सीख गए हैं, बैटिंग करना, तो हमको किस गेंद पर कौन सा शॉट लगाना है, तो जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हम थोड़ी कर सकते हैं, नहीं खेल सकते हैं। बढ़िया खेल लेंगे लेकिन बढ़िया नहीं खेल सकते हैं। उसी तरह कोई भी काम, जैसे हम साइकिल चलाना सीख गए,
तो साइकिल चलाएंगे तो कहाँ ब्रेक मारेंगे, कहाँ पर उसका स्पीड बढ़ाएंगे, पैडल मारेंगे, ये सब चीज़ कब सीखेंगे? जब उसके बारे में हम जान जाएंगे कि कैसे कहाँ क्या प्रयोग करना है, तभी सीखेंगे ना। फिर आगे है, नेक्स्ट है तीसरा, लागू करना यानी अप्लाई। जब लिखा है, जब वह ज्ञान समझ में आ जाए, जब पता चल जाए कि इस ज्ञान का प्रयोग कब कहाँ और कैसे करना है, तो उस ज्ञान को सही तरीके से सही समय आने पर उसको लागू करना है। ठीक है, समझना और लागू करना मतलब अंडरस्टैंडिंग और अप्लाई। देखिए, पहले स्मरण है, याद हो जाएगा, उसके बाद समझ जाएंगे कि हाँ कैसे कैसे वर्क करता है। साइकिल हम चलाएंगे तो ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा, इसको पहले समझना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हमको स्पीड बढ़ाना है हम ब्रेक दबा देंगे। ब्रेक दबाने से क्या होगा, स्पीड बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, इस अंतर को समझना होगा, तभी जाके हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़े। जैसे हमको यदि यूट्यूब में वीडियो देखना है, तो हम फ़ोन नहीं ना लगाएंगे, यूट्यूब का ऐप खोलेंगे। कॉल करना है तब क्या करेंगे, फ़ोन लगाएंगे। तो इस चीज़ को पहले समझना पड़ेगा ना, उसके बाद ना उसको हम लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे, वही बात है। फिर आगे है विश्लेषण, एनालिसिस। उस ज्ञान को, लिखा है, उस ज्ञान को लागू करने के पश्चात उसका विश्लेषण करना, अर्थात उसको तोड़ना, उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त करना। एनालिसिस का मतलब ही होता है उसको एकदम तोड़ मरोड़ के इतना अच्छा से, मतलब इतना छोटा कर देना ताकि उसके हर भाग को, हर पहलू को गहराई से समझा जा सके। ठीक है, तो उसको तोड़ के, एनालाइज करके, मतलब उसका विश्लेषण करके, विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण होता है। जब कोई भी चीज़ याद होगा, समझ जाएंगे, उसको अप्लाई करना जान जाएंगे, तो उस चीज़ के क्षेत्र में हम लोग क्या हो गए, विशेषज्ञ हो गए, एनालाइज करने लायक हो गए। कोई भी बालक कोई चीज़ सीख जाता है तो उसके बाद क्या होगा, जब वो सीख गया, समझ गया, लागू करना जान गया, तब क्या होगा, वो विशेषज्ञ हो गया उस क्षेत्र में। तो विशेषज्ञ हो गया तो क्या करेगा, उसको तोड़ मरोड़ के कोई छोटे छोटे भाग में विभक्त करके उसको समझने की प्रयास करेगा खुद से। फिर आगे है मूल्यांकन। जब सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाएंगी तब क्या होगा, इवैल्यूएट होगा। इवैल्यूएट मतलब मूल्यांकन होगा। तो मूल्यांकन होगा तब क्या होगा, विश्लेषण करने के पश्चात उसका मूल्यांकन करना कि जिस उद्देश्य से उसकी प्राप्ति की गई है वह उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम मूल्यांकन करेंगे। सपोज दैट, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। मान लीजिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास करना है। तो यदि किसी बालक को हम शिक्षित किए हैं तो समाज में वो जा रहा है, तो बाकी जो अनपढ़ बालक है उससे इसके व्यवहार में कुछ बदलाव आया है कि नहीं, कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं, इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। जब उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, जब वो अलग हो जाएगा, तभी ना हम कहेंगे कि हाँ इसको विश्लेषण करना आ गया, लागू करना आ गया, समझना आ गया, स्मरण करना आ गया, मतलब उद्देश्य की पूर्ति कर लिया। जिस उद्देश्य से इसको शिक्षा दिया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति कर लिया। तो ये मूल्यांकन, किसी भी चीज़ को जिस उद्देश्य से उसका निर्माण किया जा रहा है, उस निर्माण के लिए उस निर्माण पर कितना खरा उतरता है, इसके आधार पर उसका मूल्यांकन करने का यही उसका मतलब मूल एम होता है, उद्देश्य होता है। आगे है छठा, क्रिएटिंग यानी रचना। मूल्यांकन करने के पश्चात उस स्मरण में एक नई विचार का निर्माण होता है, जिससे एक नवीन विचार की रचना होती है। तो ये सबसे हाई लेवल पर है, उच्चतम स्तर है। एंडरसन और क्रेथवोहन के द्वारा जो 2001 में दिया गया, उसमें क्रिएटिंग जो सबसे हाई लेवल पर है। तो मूल्यांकन करने के पश्चात स्मरण में एक नई विचार का निर्माण करना होता है, जिससे एक नवीन विचार का रचना होता है। जैसे सब चीज़ हो गया तो क्या करेगा, बच्चा कुछ नया सीखने की कोशिश करेगा। और पियाजे जो है, इन्होंने बच्चा को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और ख़ास करके मान लीजिए कोई बच्चा किसी चीज़ के बारे में जब जानकारी हासिल कर लेता है तो उस क्षेत्र में वो और कुछ ज़्यादा करना चाहता है। तो वही कहा गया, मूल्यांकन करने के पश्चात स्मरण शक्ति में एक नई विचार का निर्माण होता है, जिससे एक नई विचार की रचना होती है। तो यही था 6 पॉइंट, जो संज्ञानात्मक पक्ष का 6 पॉइंट था, उसको बदल के 2001 में रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसका एक नाम दिया गया एंडरसन और क्रेथवोहन के द्वारा, उसको नाम दिया गया ए रिवीजन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। किस पक्ष में बदलाव हुआ, तो संज्ञानात्मक पक्ष में। क्या क्या बदलाव हुआ, तो हम इसको बता सकते हैं, ज्ञान का बदल के
स्मरण, बोध का बदल के अवबोध करना, प्रयोग अनुप्रयोग करना, विश्लेषण विश्लेषण करना, संश्लेषण मूल्यांकन करना, मूल्यांकन यानी सृजन करना। दोस्तों एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ हम बता दे रहे हैं, इसमें जो 5 है, ठीक है, 6 है, 6 में 4 जो है सेम रह गया, ये इधर नाउन है और इधर वर्ब में चेंज कर दिया गया। ये 2 है, 2 में क्या है, संश्लेषण को सृजन कर दिया गया और मूल्यांकन को मूल्यांकन करना, ये बदलाव होगा। ये 5वां जगह 5वां नंबर पर है, इसको 6ठा नंबर में ले आया गया और ये 6ठा नंबर में उसको 5वां नंबर में ले आया गया। ये एंडरसन और क्रेथवोहन के द्वारा जो 2001 में दिया गया उसमें बदलाव करके लाया गया। और पहले से जो था मौलिक वो कितना था, 1956 में। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया पूरा आपका रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा, तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।